सो हेलो स्टूडेंट्स, ऑफन अनगिनत बार मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं पूछने के लिए कि एक अच्छी समरी कैसे लिखते हैं। तो बात यह है कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अच्छी समरी कैसे लिखते हैं, लेकिन वो उनका अंतिम उद्देश्य नहीं होता है अच्छी समरी लिखना। अंतिम उद्देश्य ये होता है, वो चाहते हैं कि अच्छी समरी से अच्छे आंसर तक कैसे पहुँचें। तो अच्छे आंसर तक अगर पहुँचना है, इस पीक पे पहुँचना है, तो रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें। हम यहाँ पर नीचे खड़े होकर ख्याली पुलाव नहीं पका सकते कि यार मैं भी कभी अच्छा आंसर लिखूंगा, और इसके लिए कोई भगवान की, खुदा की नेमत की भी आवश्यकता नहीं कि बचपन से भगवान ने मुझे अच्छी लेखनी देकर नहीं भेजा, अब तो मैं अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आंसर लिखना एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो हर कोई सीख सकता है, बशर्ते वो इन प्रक्रियाओं का पालन करें। तो अच्छे आंसर लिखने की पहली प्रक्रिया है अच्छी समरी बना लेना, और फिर उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप अच्छे आंसर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आज इस थोड़े बड़े वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अच्छे आंसर तक कैसे पहुँचें। उसके लिए सबसे बड़ा हिस्सा हमारा इस बात पर होगा कि अच्छी समरी कैसे लिखें। तो फिर अच्छी समरी लिखनी किस चीज़ की है, अच्छी समरी होती क्या है, इन सब मुद्दों पर हम एक एक करके बात करते हैं। समरी होता है शॉर्ट वर्जन ऑफ बुक्स, जो आप किताबें पढ़ते हैं। चूंकि मैं ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी लेता हूं, तो मेरे उदाहरण इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द केंद्रित होंगे, लेकिन आप इन उदाहरणों को अप्लाई दूसरे सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी समरी में कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं और डेटा होते हैं। किस बात के? नोट्स के, जो कि आप किताबों में देखते हैं, जो आपको कोचिंग से मिले होंगे आपकी, या फिर जो आपकी फैकल्टी ने आपको क्लास में डिक्टेट करे होंगे। इन सभी नोट्स में, किताबों में बहुत सारी भाषा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य आगे पीछे की चीज़ें समझाकर मेन मुद्दे की बात समझाना है। इनका उद्देश्य सिर्फ मुद्दे की बात लिखा देना नहीं है। ये पर्पस नहीं है किताब लिखने का या क्लास नोट्स देने का। उसका पर्पस है कि बच्चा आगे पीछे की बात भी समझे और फिर मुद्दे की बात समझे, तो बेहतर समझ पाएगा। लेकिन समरी का उद्देश्य ये नहीं है। समरी आपको कोई दे नहीं सकता बनी बनाई, समरी आपको बनानी पड़ती है। समरी में आप पूरी भाषा हटा देते हैं और आप बस कीवर्ड्स, टर्म्स, फैक्ट, डेटा यही रखते हैं। ऐसा इसलिए कि एक बड़ा राइटअप आपको फैकल्टी ने क्लास में लिखाया है, या फिर आपने किसी बुक में पढ़ा है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। उसमें बहुत सारी कहानी थी, लेकिन जब आप उस कहानी की भाषा को हटा देंगे तो आप देखेंगे यार कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट्स तो 2-3 लाइन के ही हैं। जैसे एक उदाहरण आप बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। आप बोल सकते हैं इओसीन ओलिगोसीन इपॉक। आप बोल सकते हैं डबल क्रस्टिंग। आप बोल सकते हैं हॉगबैक स्ट्रक्चर। बात खत्म हो गई। इस पूरी चीज को अगर मैं क्लास में डिक्टेट करूंगा तो इट विल टेक अबाउट 1 पेज। लेकिन आप इस पेज की भाषा को हटा दीजिए कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, आप सीधे टर्म्स उठाकर अपनी समरी में लिख लीजिए। अब जब भी आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ना होगा, आप उस समरी की 2 लाइन पढ़कर अपने दिमाग में उसे भाषा में पिरो सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि यार मेरे को सिर्फ टर्म्स ही लिखी हुई दिख रही है, मैं भाषा में पिरो ही नहीं पा रहा, तो हमेशा आपके पास आपके नोट्स मौजूद ही हैं क्लास के। आप उसे 1-2 बार रेफर करिएगा, तीसरी बार आपको नोट्स रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उन कीवर्ड्स को, टर्म्स को, डेटा को जो आपने समरी में लिखा है, उसे पढ़कर आप एग्जाम में भाषा में पिरो देंगे। ऐसा करने का दूसरा फायदा यह होगा कि आप मल्टीपल बार रिवीजन कर पाएंगे, जो कि किताब से संभव नहीं है, जो कि क्लास नोट्स, कोचिंग नोट्स, फैकल्टी के डिक्टेट किए हुए नोट्स, किताबों से संभव नहीं है, क्योंकि वो इतने मोटे हो जाते हैं। इस इतने मोटे बंडल को आप साल में 2 बार मैक्सिमम रिवाइज कर पाएंगे, बहुत मेहनत कर ली तो 3 बार। लेकिन वो जो समरी होगी इतने मोटे बंडल की, वो समरी शायद इसकी 1/4 भी नहीं होगी। एकदम पतले से पेजेस होंगे, 50 पेज में पूरा इंडियन ज्योग्राफी। आप बोलेंगे ये तो क्या है, अभी राखी की छुट्टियों में, फिर दशहरे की, और फिर दिवाली की, और फिर होली की छुट्टियों में 3-3 बार रिवाइज कर लूँगा। वही तो रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? ये इसे भाषा में पिरोने का काम एग्जाम में अब बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपकी समरी में भाषा नहीं होती है, कीवर्ड्स, डेटा, फैक्ट्स और टर्म्स होते हैं, जिन्हें बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, ताकि समझ में आने के बाद वो रटा जाए। जी हाँ, रटना तो है ही।
समझने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि समझना नहीं है, समझना तो है ही है, लेकिन समझने से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारी एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा है कि समझने के बाद चीज़ को बाय हार्ट भी करना ज़रूरी है, ताकि तेज़ गति से उसे एग्ज़ाम में आंसर में उतारा जा सके। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा कि समरी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ, 2-3 सैम्पल आगे कई सैम्पल्स आएंगे कि भाई समरी में क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक सॉइल जो हमें टॉपिक होता है उसकी समरी है, ब्लैक सॉइल और आई थिंक एक लेटराइटिक सॉइल। अगर क्लियरली विजिबल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसे बोल के बता रहा हूँ। ब्लैक सॉइल, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने भाषा नहीं लिखी है, मैंने बहुत कीवर्ड्स, टर्म्स, डेटा लिखे हैं जिसे मैं एग्जाम में आंसर में पिरो दूंगा। जैसे मैंने लिखा है कि भाई क्रिटेशियस टाइम्स, मैंने लिखा है बसाल्टिक रॉक, मैंने लिखा है फाइन, मैंने लिखा है कॉटन, मैंने लिखा है टाइटेनियम मैग्नेटाइट। अगर आपने एक बार भी ब्लैक सॉइल पढ़ा है तो आप इन टर्म्स को भाषा में पिरो देंगे। कैसे? फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रिटेशियस इपॉक या टाइम, फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रिटेशियस टाइम बाय वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक रॉक्स, is black in color due to presence of titanium magnetite, is ideal for cultivation of cotton। रीजन भी डाल दीजिए, फाउंड इन महाराष्ट्र, प्लेटू और डेक्कन लावा रीजन। तो ये समरी हो गई हमारी ब्लैक सॉइल की। इसी को अगर मैं क्लास में डिक्टेट करूंगा तो करीब 1.5 पेज तक मैं भाषा के साथ इन चीजों को बोलता रहूंगा, जिसे एक बार पढ़ना ठीक है, 2 बार पढ़ना ठीक है, तीसरी बार आपको वापस मेरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार, चौथी बार और 30वीं बार आपको आपकी समरी पढ़नी चाहिए, ताकि बैठ जाए दिमाग में। दिमाग में बैठेगा तभी अच्छा आंसर लिखने की तरफ आप अग्रसर होंगे, जो मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। सिमिलरली लेटराइटिक सॉइल की भी यहां समरी है। मैं एक बार कीवर्ड्स बोल रहा हूं, फिर उसे भाषा में पिरो दूंगा। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं ताकि आप देख पाए। तो लेटराइटिक सॉइल में आप क्या बोल पाएंगे? आप बोलेंगे कि भाई लीचिंग होती है, लेटराइजेशन होता है। लीचिंग सिलिका की होती है और एल्यूमिनियम और आयन सतह पर रह जाते हैं। ब्रिक्स बनाने के काम आता है। रेडिश इन कलर होता है। प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, नॉट वेरी फर्टाइल। फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हायर एलिवेशन, पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक ईस्टर्न घाट्स, मेघालय, प्लेटू एक्सेट्रा। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे कीवर्ड्स के इर्द गिर्द मैं भाषा को पिरो दूंगा और आंसर बना दूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं कीवर्ड्स लिख दूं समराइज तौर पर। सिमिलरली अब इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये एलुवियल और रेड सॉइल की समरी है। तो बस ये 2 A4 साइज के पेज हैं जिसकी मैंने यहाँ इमेज लगाई है। ब्लैक सॉइल, लेटराइटिक सॉइल और एलुवियल सॉइल और रेड सॉइल, 2 पेज में चारों मेजर सॉइल आई हैव कवर्ड। क्लास नोट्स आप देखेंगे, इट वुड हैव टेकन एटलीस्ट 6 to 8 पेजेस। कितना आसान जीवन। आगे आते हैं, अगली बात करते हैं। मूव अहेड। समरी में क्या नहीं होना चाहिए, मैंने उस पर बात कर ली है। समरी में भाषा नहीं चाहिए हमें, जैसा कि अभी आपने देखा। समरी में कीवर्ड, डेटा, टर्म्स चाहिए। और कभी आप भूल भी गए कि ये मैंने क्या लिखा है ब्लैक सॉइल के आसपास, टाइटेनियम मैग्नेटाइट, बसाल्टिक रॉक, क्रिटेशियस, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपके पास हमेशा आपके फैकल्टी के डिक्टेट किए हुए क्लास नोट्स हैं जिसमें भाषा है। आपके पास हमेशा बुक है, आप उसको रिफर करिएगा 2 बार, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आपको भाषा नहीं पढ़नी रहेगी, कीवर्ड, टर्म्स पढ़कर ही आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। जैसे इतनी बार आपने कहानी सुन ली है रामायण की कि अब अगर मैं सिर्फ कीवर्ड्स बोलूं, राम, सीता, दशरथ, रावण, आपका दिमाग उसको भाषा में पिरो देता है। ऐसा ही करना है हमारे सभी नोट्स की समरी बनाते वक्त। कीवर्ड्स लिख देना है, एग्जाम में आप उसे भाषा में पिरो लेंगे। आगे बात करते हैं। ओके, एक और उदाहरण देखिए। एक रीजनल हिमालय की एक और समरी मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। पहला पेज मोस्ट प्रोबेबली क्लास नोट्स होगा, 1 पेज पूरा भरा हुआ है। ऐसे 5 पेज और है रीजनल हिमालय के जो मैं यहाँ डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सैंपल पेज क्लास नोट का डिस्प्ले कर रहा हूँ और फिर एक सैंपल पेज समरी का डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिएगा, ये क्लास नोट्स का एक सैंपल पेज है कि ये आई हैव डिक्टेटेड थिंग्स इन क्लास। तो स्टूडेंट ने लिखा है और ऐसे करीब 5-6 पेज हो गए होंगे रीजनल हिमालय के।
उसी को जब मैंने समरी में कन्वर्ट करा तो एक A4 साइज के पेज में पूरा रीजनल हिमालय समाहित हो गया। 2 एरो बना दिए, इंडस और रावी के बीच कश्मीर हिमालय, इसमें कीवर्ड डाल दिए करेवाज, जाफरान, ट्रांस ह्यूमन्स, नंगा पर्वत, ग्लेशियर्स, चरारे शरीफ, वैष्णो देवी एक्सेट्रा। एग्जाम में आएगा, इनके इर्द गिर्द लिख दूंगा। फिर अगला रावी नदी और काली के बीच हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, बुग्याल मिलते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के पीक्स हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, चोराबारी सतोपंथ ग्लेशियर्स हैं, शिपकी लापास हैं, लॉन्जिट्यूडनल वैली दून्स हैं एक्सेट्रा। दैट्स इट, खत्म। फिर काली और कोसी के बीच नेपाल हिमालय, हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि एमपीपीएससी नहीं पूछेगा नेपाल हिमालय के बारे में। फिर कोसी और तीस्ता के बीच में सिक्किम हिमालय, चाय के बागान हैं, द्वार रीजन्स हैं एक्सेट्रा। फिर तीस्ता और दीपू के बीच में या ब्रह्मपुत्र के बीच में है अरुणाचल हिमालय। एक पेज में पूरा रीजनल हिमालय हमने समराइज कर दिया है। कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे? कम से कम 30-40 बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्लास नोट्स में देखेंगे तो इतना मोटा बंडल बन गया है 10 पेज का, 30-40 बार रिवाइज करने में आत्मा कांप जाएगी। इसलिए समरी बहुत महत्वपूर्ण है। समरी अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है, अंतिम उद्देश्य अच्छा आंसर लिखना है, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है समरी बनाई जाए और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा जाए। आगे आते हैं, क्या फ़ायदा है, क्यों इतनी बार बोल रहा हूँ कि समरी बना लो, समरी बना लो प्लीज़, राइट। तो फ़ायदा यह है कि आप क्लास नोट्स या कोई किताब या किसी कोचिंग के नोट्स को 50 बार तो रिवाइज नहीं कर सकते ना। 2 बार पढ़ने के लिए अच्छे हैं, 3 बार पढ़ने के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपके हाथ से बनाई हुई समरी, जो कि उन नोट्स का भी एक शॉर्ट वर्जन होगा, 500 पन्नों के नोट्स जब 50 पेज में आप समराइज कर लेते हैं कीवर्ड डेटा टर्म्स के साथ, आप उसको 30 बार रिवाइज कर पाते हैं, तो आपके मल्टीपल रिविजन्स हो पाएंगे। जब आपके मल्टीपल रिविजन्स हो पाते हैं तो चीज़ आत्मसात हो जाती है, अंदर तक समझ में आती है और याद हो जाती है, और याद करना ज़रूरी है। Of course, to understand is a necessary condition to clear MPPSC and UPSC, but it is not a sufficient condition. You also have to memorize some facts. रट्टाफिकेशन कुछ हद तक तो करना पड़ेगा। जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतर याद कर पाएंगे, जितना बेहतर याद कर पाएंगे उतना बेहतर आंसर लिख पाएंगे। कैसे आ रहा हूँ उस पर, अभी एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक बात को मेरी आप मानते चलिए कि भाई पहले समरी बनाना है, फिर उसे समझना है, फिर याद कर लेना है। और आखिरी चीज़ जो मैंने इस स्लाइड में लिखी है कि भाई प्रोसेस अपने आप में ही रिवॉर्ड है। समरी बनाने की प्रोसेस अपने आप में ही आपको परिणाम दे देगी। कैसे? जब आप एक समरी बनाते हैं, से जब आप मॉनसूनल थ्योरीज की समरी बनाते हैं कि तो आप उसमें हेलेस मॉडल ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग करेंगे, आप फ्लॉन्स ITCZ शिफ्टिंग करेंगे, आप ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पढ़ेंगे, आप अल नीनो ला नीना पढ़ेंगे, आप इंडियन ओशन डायपोल पढ़ेंगे। आपने पूरी कहानी पढ़ी, आपकी जो फैकल्टीज़ ने आपको डिक्टेट करी है, जो आपने किताबों में पढ़ी, आपने इंटरनेट पे सर्च करा, आपके दिमाग में बैठ गया। अब आप दूसरी प्रक्रिया, दूसरा कदम अपनाएंगे, उठाएंगे और आप इसका शॉर्ट वर्जन लिखने का प्रयास करेंगे। जब आप इसका शॉर्ट वर्जन लिखने का प्रयास करेंगे, आप और दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ेंगे, यार इसमें कीवर्ड डेटा टर्म्स हटा लेता हूँ, वही लिखता हूँ, उसे भाषा में पिरो दूंगा। एक उदाहरण, जब आप अल नीनो लिखेंगे तो आप बोलेंगे वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, लो प्रेशर एट ईस्टर्न पैसिफिक, हाई प्रेशर एट वेस्टर्न पैसिफिक, रिवर्स्ड वॉकर सेल। इन सब को आप टर्म्स को तभी आप नोट्स में से खींच पाएंगे जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और 2 से 3 बार पढ़ना समरी बनाने के लिए अपने आप में एक रिवॉर्ड दे जाता है, क्योंकि आपको वो चीज़ याद करवा देता है। तो समरी बनाते बनाते ही चीज़ें याद होने लग जाती हैं। इसलिए मैंने आखिरी लाइन लिखी है, द प्रोसेस इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। एक बार करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक, आगे आते हैं। कुछ और सैंपल भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अब क्या प्रक्रिया क्या अपनाएं, मैं 2-3 आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ समरी बनाने के। आपको जो सूटेबल लगे, जिस टॉपिक के लिए आपको जो प्रक्रिया सूटेबल लगे समरी बनाने की, आप वो अपना सकते हैं। कोई एक ही तरीका नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है कि एक ही आंकड़ा आएगा। ये आपके अनुरूप, आपके स्वभाव के अनुरूप आप कोई तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने पहला तरीका डिपिक्ट करा है, वो एक ब्लैंक पेज लेकर उसे 2 हिस्सों में फोल्ड कर देना ताकि 3 कॉलम्स बन जाएं, जस्ट टू शो यू दिस।
ऐसे ब्लैंक पेज लीजिएगा, इसको आप दो हिस्सों में फोल्ड कर दीजिए। ये पहला फोल्ड हुआ और ये दूसरा फोल्ड हुआ, तो 3 कॉलम बन गया मेरे पास। कैसे? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब मैं पहले कॉलम से लिखना शुरू करूंगा और बस पहले कॉलम में ही लिखता रहूंगा, इसमें 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 कुछ ऐसे, वहां तक, ये आखिरी तक नहीं जाऊंगा, यहाँ ही लिखता रहूंगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं करने का? इसका फायदा ये होता है कि जब हम इस प्रकार से एक ही कॉलम में लिखते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी स्पेस बच जाती है। क्यों स्पेस बचाना है? हम कंजूस हैं इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब यहाँ पर पूरा लिखते हैं A4 साइज के पेपर में और यहाँ फुल स्टॉप आ जाता है, फिर हम अगली लाइन यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये वाली स्पेस ब्लैंक चली जाती है। इस कारण से होता क्या है कि हमारे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ पेजेस बढ़ना समरी में वो एक साइकोलॉजिकल बर्डन हो जाता है रिवीजन के टाइम। और एक पेज में कम जानकारी समाहित होती है। एक पेज में अगर गागर में सागर भर दें तो हम इसको 50 बार रिकैप कर लेंगे, लेकिन अगर वो 50 पेज ना होकर 100 पेज हो गया तो फिर दिमाग थकेगा, देखने में भी नहीं कर पाऊंगा, आज कल करूंगा। इसलिए कम से कम पेजेस में करना है। कम से कम पेजेस में करने के लिए कॉलम दर कॉलम लिखते जाइएगा आप, ये एक तरीका है। बहुत छोटे फॉन्ट में लिखते जाइएगा। क्यों बोल रहा हूं बहुत छोटे फॉन्ट में? मैं एक स्टूडेंट की समरी भी डिस्प्ले कर रहा हूं उससे परमिशन लेकर कि कैसे लिखना चाहिए बहुत छोटे फॉन्ट में, इसलिए क्योंकि आप ज्यादा लिख पाएंगे। और बिल्कुल वर्ड्स को चिपका कर कि उसमें नई जानकारी ऐड कर दी, नया कलर का पेन से नई जानकारी ऐड कर दी, आपकी समरी बहुत रिच होती जाएगी साल के अंत तक, और कम जगह में ज्यादा लिख पाएंगे आप। तो ब्लैंक पेज 3 फोल्ड्स मैं आपको बता चुका हूं। आगे आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई छोटे फॉन्ट इस्तेमाल करिए, इतने छोटे कि आपकी समरी आप ही पढ़ पाए और कोई पढ़ ही ना पाए। ये बहुत अच्छी समरी के लक्षण है कि यार इतनी सारी चीजें एक के अंदर एक लिख दी है कि एक पन्ना उठाता हूं तो पूरा इंडिया की फिजियोग्राफी रिकैप हो जाती है। उसके लिए बहुत छोटे फॉन्ट, हाँ खुद पढ़ पाओ एटलीस्ट ऐसा लिखना, दूसरा ना पढ़ पाए, ठीक, तो वो बहुत अच्छी समरी के लक्षण होते हैं। जैसे एक सैंपल समरी आप एक स्टूडेंट की देखिएगा, इन्होंने पूरा नदर्न प्लेन्स इंक्लूडिंग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और रीजनल क्लासिफिकेशन एक पेज में इन्होंने लिख दिया है। अब सोचो पूरा नदर्न प्लेन्स एक पेज में, कितनी बार रिवाइज कर लेगा इसको? जितनी बार ये रिवाइज कर लेगा उतना बेहतर इसे याद होगा। जितना बेहतर इसे याद हो जाएगा एग्जाम में, उतना अच्छा और उतना तेजी से आंसर लिख पाएगा। अगर इसने सिर्फ समझा होता और बात खत्म कर दी होती तो फिर एग्जाम में सोचता, अच्छा लिख देता, लेकिन वक्त लेकर लिखता। वक्त ही तो नहीं है, पैटर्न ही ऐसा है कि यार मुझे कंसेप्ट पता हो और वो कंसेप्ट मुझे याद हो गया हो, समाहित हो गया हो। उसके लिए जरूरी है समरी बनाना। उसके लिए समरी बनाकर वो कई बार चीजों को याद कर लेगा। तो भाबर रीजन, तराई रीजन, भांगर, खादर, डेल्टाइक रीजन, फिर रीजनल प्लेन्स, गंगा प्लेन्स के लोअर अपर गंगा, आसाम प्लेन्स, सब पर उन्होंने बात कर ली। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, एक पेज, ये एक A4 साइज का पेज है जो मैंने लैंडस्केप में डिस्प्ले करा है, सब कुछ लिख दिया उन्होंने। ऐसे ही एक और समरी देखिए आप, ये सभी मॉनसूनल थ्योरीज एक पेज में उन्होंने कीवर्ड्स लिखे हैं, भाषा हटा दी है। तो कीवर्ड्स तो एक पेज में सभी समरी कवर हो गई। सभी थ्योरी, NITCZ, शिफ्टिंग ITCZ, अल नीनो ला नीना के अंतर भी लिख दिए, कोटेश्वरन का ITCZ मॉडल भी लिख दिया, इंडियन ओशन डायपोल भी लिख दिया, एक्सेट्रा। 5 बार भी रिवाइज कर लेगा, 10 बार भी रिवाइज कर लेगा, एग्जाम में बहुत अच्छा लिख कर आ पाएगा। तो ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका, तो एक तरीका हो भाई 3 फोल्ड करो और नोट डाउन कर दो, लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं है, सभी टॉपिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि यही तरीका काम आए। तो मैं कुछ और तरीके बता रहा हूं। एक तरीका है कि आप टेबल बना लीजिएगा। जैसे एक हमें MPPSC में एक टॉपिक है हमें इंडस्ट्रीज, उसके अंदर हमें टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो हमें उसमें पढ़ना पड़ता है कि भाई आज़ादी के पहले कौन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, ये कोयला कहाँ से लेती है, लोहा कहाँ से लेती है, पानी कहाँ से लेती है, कब बनी, किस जगह पर स्थापित है, कौन सा डैम इसके नज़दीकी है, कहाँ से बिजली लेती है। ये याद करना मतलब बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना। बड़े पहाड़ को चढ़ने का एक तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना, जैसे कि हमने यहां पर करा है टेबल बनाकर। देखिए आप, ये सभी भारत की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक टेबल में मैंने समाहित कर दी है। टिस्को इसको
मैसूर का भद्रावती, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो, सभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑन अ सिंगल A4 साइज पेज। लोहा कहाँ से मिल रहा है? नावमुंडी से मिल रहा है। कोयला कहाँ से मिल रहा है? झारिया से मिल रहा है, रानीगंज से मिल रहा है, मैंगनीज जोड़ा माइंस से मिल रहा है, पानी स्वर्ण रेखा और खड़की डैम से मिल रहा है। कौन से साल में बनी वो यहीं लिख दिया है। सिमिलरली इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। सेम मॉडल भद्रावती या फिर मैसूर स्टील प्लांट, सेम मॉडल। तो एक पेज में पूरा समराइज हो गया। कोई भी किताब उठाइएगा आपको कम से कम 5 पेज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दिखेगी, एक पेज में लिख दिया। अब बार बार तो मुझे भाषा की जरूरत नहीं। अगर यहाँ दिख रहा है मुझे कि भाई आयरन केमानगुंडी माइंस, तो मेरा दिमाग अपने आप उसको भाषा में तो उतार ही देगा ना कि द भद्रावती स्टील प्लांट सोर्सेज इट्स आयरन फ्रॉम केमानगुंडी माइंस इन कर्नाटका, दैट्स इट। तो मुझे केमानगुंडी याद रखना है, आयरन याद रखना है। किताब पढ़ पढ़ के थोड़ी ना याद रख पाऊंगा, समरी बना के रख पाऊंगा और फिर भाषा में पिरोकर बढ़िया सा आंसर लिख दूंगा। या फिर एक दूसरा तीसरा तरीका, एक तरीका 3 फोल्ड वाला, दूसरा तरीका टेबल का, और तीसरा तरीका जो मैंने यहां बताया है कि आप स्केच बना लीजिए, ड्राइंग्स बना लीजिए। ये नदियों के डायग्राम या फिर पासेज याद करने में बहुत मदद करता है कि भाई नदी की राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या फिर भारत की कुछ अलग नदियां, छोटी नदियों को ड्रॉ कर लीजिए तो आपको बेहतर याद रहेगा। जैसे कुछ सैंपल देखिएगा। पहला सैंपल तो वही वाला इंडस्ट्रीज का ही है जो मैंने टेबल में बनाया था, उसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। स्वर्ण रेखा और जो स्टार है वहां पर हमारा जमशेदपुर वाला टाटा स्टील है। खड़की नदी बनाई है, गुरु महिसाणी, जोड़ा, कोइंझर, नावमुंडी एक्सेट्रा। तो ऐसे उसी टेबल को हमने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। इस पे और बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मुद्दे पर कर लिया। रिवर पे एक बार देख लेते हैं कि भारत की सभी वेस्ट फ्लोइंग नदियां हमने एक ही मैप पर बना दी है। देखेंगे आप 5 पेज में किसी किसी बुक्स में दे रखा है, हमने यहाँ एक ही मैप पर कि छपोरा, मांडवी, जुआरी, तो एक ब्लॉक बना दिया गोवा। इसके नीचे काली नदी, शारावती, सीता, नेत्रावती, एक ब्लॉक कर्नाटका में। फिर उसके नीचे आएंगे तो भरतपुजा, पेरियार, पंबा, अचनकोविल केरला में, एक ही ब्लॉक में। भारत की सभी वेस्ट फ्लोइंग नदियां एक जगह, याद हो जाएगा अच्छे से। एक और उदाहरण देखिए, कृष्णा नदी। तो कृष्णा का मेन फ्लो बना दिया, उसकी एलबीटी बना दी, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, उसकी एलबीटी बना दी और उसकी आरबीटी बना दी। दैट इज जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे होंगे। तो हमें कृष्णा नदी हमेशा के लिए याद हो जाएगी, एक बार की मेहनत है बस। ऐसे ही पासेज आप देख पा रहे होंगे कि हमने कश्मीर मार्क कर लिया, कारगिल, लेह मार्क कर लिया। कश्मीर और कारगिल के बीच में हमने जोजिला बना दिया। फिर कारगिल से जब ले जा रहे हैं तो हमने जस्कार में फोटूला बना दिया। कुछ इस प्रकार बेहतर याद हो जाता है समराइज वर्जन से। मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे आप साल में 10 बार, 20 बार। इसका फायदा यह है कि आप याद रख पाएंगे बेहतर। जितना बेहतर याद रख पाते हैं, कलम को ब्रेन से सिग्नल उतना तेज मिलता है कि अरे तुझे याद है तो लिख। और अगर याद नहीं है तो फिर ब्रेन उंगलियों को बोलता है कि अरे रुक, रिकैप करने दे, धीरे चल। तो फिर आपका पेपर छूट जाता है। तो पेपर कोई आपकी उंगलियों के साथ दोष नहीं है, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन से। जितना बेहतर ये फीड होके जाएगा एग्जाम में, उतनी तेज उंगलियां चलती हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन मेमोराइज इट एंड उंडेल दो इन एग्जाम आफ्टर दैट। ठीक है, आगे अगला बड़ा सवाल जिसके लिए हमने पहाड़ चढ़ना शुरू करा था कि अच्छा आंसर लिखें कैसे। तो आपको अब कुछ अच्छे आंसर्स के सैंपल्स के साथ हम बात करेंगे कि कैसे अच्छा आंसर लिखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि उत्कर्ष इज ऑफरिंग some brilliant courses at some brilliant prices. As you can see on your screen, a discount of about 78% is being offered by Utkarsh EduTech on its online courses, which is highly subsidized price in pursuit of making the preparation of competitive examination available to large masses. Moving ahead, how to write good answers, इस पे बात करते हैं हम। सबसे हमने पहली बात करी ली कि भाई एक अच्छी समरी लिख लीजिए आप, तो आपकी आधी चढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद
हम जो बात कर रहे हैं वो 2, 7 और 10 मार्कर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी। अब जैसे आपको अगर मैं एक सवाल दे दूं कि भैया मुझे आप बोल के बताइए कुछ करेवा की मिट्टी पर, तो आप बोलोगे अच्छा करेवा की मिट्टी, तो फिर सोचोगे करेवा, फिर आप कश्मीर बोलोगे, फिर आपको लगे यार केसर भी होता है उसमें, केसर बोलोगे, फिर आप बोलोगे तो पीर पिंजल के स्लोप्स पर मिलती है। तो आपको ऐसे रैंडम थॉट्स आते जाएंगे और आप रैंडमली मेरे ऊपर बौछार करते जाएंगे जवाबों की, जिससे मैं बहुत खुश नहीं होऊंगा और आप भी बहुत ज़्यादा वक्त लेंगे मुझ पर बौछार करने का, तो उतने में मैं भाग निकलूंगा। तो एक अच्छा तरीका यह है कि आप फ्रेमवर्क्स बना लें, कि आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढना ना पड़े। आप अगर एक फ्रेम बना लेंगे कि यार इस फ्रेम के अंदर मुझे सोचना है, तो खटाखट खटाखट पॉइंट आते जाएंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले है। आप हर जो सवाल आए उसमें आप उसका व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और उसका प्रोज एंड कॉन्स ये सोचिए, तो आप उस सवाल के जवाब को पॉइंट ही पॉइंट से भर देंगे। एक उदाहरण लेके हम देखते हैं। ये 2 मार्कर मैंने लिया है करेवा का। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई ये एक लेक्यूस्टराइन सॉइल है जो कि प्लीस्टोसीन इपॉक में डिपॉजिट हुआ है कश्मीर में, झेलम ने करा है, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये जाफरान या फिर केसर के कल्टीवेशन के लिए बहुत उपजाऊ है। अब मैंने यहाँ पर करा क्या है, मैंने वो फ्रेमवर्क ही अप्लाई करा है। आई विल जस्ट शो यू हाउ। मैंने पहले लिखा है कि ये क्या है, तो व्हाट लिखा है मैंने, इट इज लेक्यूस्टराइन सॉइल डिपॉजिट। फिर मैंने लिखा है व्हेन, ये कब हुआ है, तो व्हाट और व्हेन। फिर मैंने लिखा है वेयर, कि ये कहां पर हुआ है, कश्मीर में हुआ है। हाउ, कैसे हुआ है, ये झेलम के द्वारा हुआ है। फिर इसके प्रॉज और कॉन्स, यहाँ कोई घाटा दिख नहीं रहा है इसलिए बस प्रॉज लिखे। तो देखिए बस उसी फ्रेमवर्क को मैंने अप्लाई करा है। अब आप मुझे जो ज्योग्राफी का सवाल दे दीजिए, करेवास दे दीजिए, कि आप मुझे नंगा पर्वत दे दीजिए, नामचा बरवा दे दीजिए, आप मुझे अल नीनो ला नीना दे दीजिए, आप मुझे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, सब में ये फ्रेमवर्क अप्लाई हो जाएगा और एक अच्छा आंसर बन जाएगा आपके पास। कुछ ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार इकोनॉमिक्स का लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमी पे बात करते हैं। तो पहले मैंने लिखा है व्हाट, कि भाई फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये सरकार की उधारियां हैं जो कि कम आमदनी और ज्यादा खर्चों के कारण लेनी पड़ती है। कितनी है वो बता दिया मैंने। 2025 में निर्मला सीतारमण मैडम ने कहा है कि 4.9% ऑफ जीडीपी होने वाली है। प्रोस एंड कॉन्स बता दीजिए। फायदा ये होता है कि इससे जीडीपी बढ़ती है, घाटा ये होता है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। दैट्स इट। फ्रेमवर्क याद था मुझे, मैंने उस फ्रेमवर्क को अप्लाई कर दिया, पॉइंट ही पॉइंट, मजे ही मजे, राइट। आगे आते हैं 7 मार्कर और 10 मार्कर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेमवर्क, चाहे 7 मार्कर, 10 मार्कर, चाहे यूपीएससी, चाहे एमपीपीएससी, चाहे 2 मार्कर, फ्रेमवर्क में सोचना है। ऐसा चार्ली मुंगर भी हमें कह कर गए हैं कि भाई फ्रेमवर्क में सोचिए। तो फ्रेमवर्क हमने बना लिया, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, प्रोस, कॉन्स, बस। फिर दूसरी बात, अगर 7 मार्कर और 10 मार्कर है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आंसर का। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और उसका कंक्लूजन। एक एक करके तीनों मुद्दों पे बात करेंगे। एक अच्छे इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? एक अच्छे इंट्रोडक्शन में आमतौर पे डेफिनेशन हो सकती है, अगर सवाल में कोई टर्मिनोलॉजी दे रखी है तो डेटा हो सकता है या कोई करंट इवेंट हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर एक एक मुद्दा उठाते हैं और बात करते हैं। ये मैंने सैंपल क्वेश्चन लिया है कि एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एसोसिएटेड विद अल नीनो। अब भाई अल नीनो एक टर्मिनोलॉजी आ गई है सवाल में, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन अल नीनो की परिभाषा से शुरू होना चाहिए। तो इसलिए कहा है मैंने कि एक अच्छे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन होनी चाहिए। तो अल नीनो क्या है? भाई काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, गर्म होता है, गर्म पानी जो कि वेस्ट पैसिफिक से ईस्ट पैसिफिक बहने लगता है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। बॉडी वाले पार्ट पे बात करते हैं। बॉडी में तो जो पूछा है सीधे वो लिखना है, लेकिन उस लिखने का भी एक सलीका होता है। अब सलीके तो कई चीज़ों के होते हैं, उसमें से आंसर लिखने के बहुत सारे सलीके होते हैं। कुछ सलीकों पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यही सलीके नहीं होते हैं आंसर लिखने के, अनंत हो सकते हैं। मैं सिर्फ वक्त और भाव और शब्दों की सीमा को देखते हुए इतने सलीके ही बता पाऊंगा कि भाई ये कुछ सलीके होते हैं। आपको इससे कोई बेहतर सलीका है आंसर लिखने का तो आप बिल्कुल उसे अडॉप्ट करिएगा। मेरा काम आपको पटरी पर छोड़ देना है, आप फिर जिस गति से दौड़ना चाहें आप दौड़िएगा। तो बॉडी में हमें क्या लिखना चाहिए?
अब सब पॉइंट्स जो पूछा है उसके सब पॉइंट्स लिखिए। जैसे जो हमारा सवाल था कि क्लाइमेटिक कंडीशन बताइए अल नीनो के दौरान कैसी होती है। अब अगर आप इसको इंट्रोडक्शन जो हमने दिया वो आप लिखें कि भाई अल नीनो एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट है जो कि वेस्ट पैसिफिक से ईस्ट पैसिफिक गर्म पानी की धारा लेकर आता है। फाइन, अच्छा इंट्रोडक्शन है। अब बॉडी में आपने शुरू कर दी क्लाइमेटिक कंडीशन कि it results in very heavy rainfall on the eastern Pacific coast and drought-like condition on the western Pacific coast. It results in low pressure on the eastern Pacific and high pressure on western Pacific. The fishing industry in Chile and Peru gets destroyed. खटा पॉइंट लिखते जा रहे हैं। एग्जामिनर आया, उसने देखा कि यार ये क्या लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी, उसे आंखें गड़ा गड़ा कर देखना पड़ रहा है, वो परेशान हो जाएगा। आपने सब कुछ अच्छा लिखा है और सही लिखा है, लेकिन उसका जीवन थोड़ा आपने कठिन बना दिया है, उसको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि आपने हर पॉइंट के पहले सब पॉइंट्स नहीं लिखे। अगर आप एग्जामिनर का जीवन आसान बना पाए अच्छा लिखकर, खाली पेज छोड़कर नहीं, अच्छा लिखकर अगर आप एग्जामिनर का जीवन आसान बना पाए तो आपको बेहतर नंबर देगा। एक अच्छा तरीका बॉडी लिखने का सब पॉइंट्स के साथ है, जैसा कि है। आप पहले एक सब पॉइंट डाल दीजिए प्रेशर, कि भाई एग्जामिनर देख लो मैं ना प्रेशर कंडीशंस पे बात कर रहा हूं, और फिर यहां लिखिए कि ड्यूरिंग अल नीनो a low pressure exists on the eastern Pacific and high pressure exists on the western Pacific। एक लाइन में हो जाएगा। फिर आप रेनफॉल पे लिखिएगा, इट रिजल्ट्स इन ड्राउट लाइक, पहले सबहेड डालिएगा रेनफॉल और फिर उसको एक्सपैंड करिएगा। इट रिजल्ट्स इन ड्राउट लाइक कंडीशंस फॉर वेस्टर्न पैसिफिक एंड फ्लड लाइक कंडीशंस फॉर ईस्टर्न पैसिफिक ऑफ चिले एंड पेरू। द थर्मोक्लाइन, फिर सबहेड डालिएगा थर्मोक्लाइन और फिर उसको एक्सपैंड करिएगा। The thermocline layer is thin on the western Pacific and thick on the eastern Pacific। अभी क्या होगा, अब एग्जामिनर ये सबहेड्स देखकर ही समझ जाएगा, अरे प्रेशर की बात करिए नंबर 2, रेनफॉल की बात करिए नंबर 2। उसको अंदर अपनी आंख नहीं गड़ानी पड़ेगी, उसका जीवन आसान रहेगा, वो ज्यादा खुश रहेगा आपकी कॉपी चेक करते हुए। उसकी खुशी में आपकी खुशी है, राइट। तो ऐसा सलीके के साथ, सभ्यता के साथ अच्छा आंसर लिखना है, सब पॉइंट्स बनाकर। तो हमने इंट्रो पे बात कर ली इससे पहले। फिर ये बॉडी का एक तरीका, लेकिन हर आंसर में ऐसी ही बॉडी हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक अगला सवाल देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। इस यहां पर जो आप बॉडी बनाएंगे आंसर की वो बदल जाएगी। आपको जब भी डिफरेंशिएशन आए आप ऐसे लिखिएगा, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, और ऐसे खटाखट अंतर मत लिखने लग जाइएगा सीधे। उसके पहले एक सबहेड डाल दीजिएगा कि भाई किस मुद्दे पर अंतर लिख रहे हैं। जैसे पहला मुद्दा, उसके टोपोग्राफी पे बात कर लीजिएगा कि लेस स्टीप, मोर स्टीप, ये पूरा भाषा में लिखना है आपको। फिर आप उसके एज पे बात कर लीजिएगा, कंपैरेटिवली ओल्डर, कंपैरेटिवली यंगर। फिर आप उसके स्नो लाइन पे बात कर लीजिएगा, एट लोअर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड। कहने का मतलब है कि सब हेड जरूर बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को आसानी हो कि भाई किस मुद्दे पे ये अंतर लिख रहा है। ये सब हेड्स बनाना भूलना नहीं है, बहुत अच्छी आपके आंसर में वैल्यू ऐड कर देता है। और एक तीसरा बॉडी में, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ज्योग्राफी में आप इसे कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इसका, डायग्राम की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर ऐसा सवाल है कि भाई ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का भारत के मॉनसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ ज़रा, तो आप कोटेश्वरन मॉडल लिखेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट लिखेंगे, लेकिन ये जवाब बिना डायग्राम के पूरा होता नहीं है। तो आपको एक छोटा डायग्राम बनाते आना चाहिए 30 सेकेंड में, समथिंग लाइक दिस। तिब्बत से उठती ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मैस्करीन हाई पर बैठती हुई, और मैस्करीन हाई से साउथ वेस्ट मॉनसून। दैट्स इट। ये छोटा डायग्राम अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर ऐसे ही आपको दूसरों के मुकाबले कुछ प्रीमियम मार्क्स दे देगा। आगे आते हैं। अब कई बार ये भी सवाल आता है, सर आपने तो बहुत ही पढ़ा दिया और गंगा प्लेन्स पर ही आपने 4 पेज लिखा दिए, तो अगर नदर्न प्लेन्स का ही रीजनल क्लासिफिकेशन आया तो गंगा प्लेन्स पर ही 4 पेज है हमारे पास लिखने के लिए, तो हम उसको छोटा कंप्रेस कैसे करें।
कई बार देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी विथ लाइफ एंड विथ आंसर राइटिंग, कि आता बहुत है और लिखना उसे कम शब्दों में रहता है। आप मुख्य जो पॉइंट हैं, जैसे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट हिमालय, अब फॉर्मेशन बढ़िया भाषा में लिखिए, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन बनाकर कुछ स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए, और फिर उसके बाद भी अगर आपके पास पॉइंट रह जाते हैं और जगह कम पड़ जाती है तो ये वाला तरीका अपनाइए, मिसलेनियस, ऐसा करके बादल बनाइए। और जो भी आपके स्ट्रक्चर के पॉइंट बाकी रह गए, जैसे हॉक बैग, अब इसे डिस्क्राइब मत करिए क्योंकि आपने ऊपर आंसर में चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब कराई है दूसरी चीजों को। अब आप जब इस प्रकार से बनाने लगते हैं तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि इसे पॉइंट आता है, अब जगह की कमी है। स्टीप टूवर्ड्स इंडिया, फॉल्ट्स के बारे में लिख दीजिएगा, मेन सेंट्रल, मेन बाउंड्री, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। नैपे स्ट्रक्चर, राइट। तो इस प्रकार से अगर एक्सेस पॉइंट बाकी रह गए, पहले पूरा आंसर सलीके से लिखना है और टुवर्ड्स एंड ऐसा बादल वाला डायग्राम बनाकर मिसलेनियस पॉइंट्स लिख देना है, तो कम जगह में आप ज्यादा पॉइंट प्रदर्शित कर पाएंगे। कंक्लूजन, हमेशा हमेशा 7 मार्कर या 10 मार्कर हो या यूपीएससी में कोई सा भी सवाल हो, आपको टुवर्ड्स एंड चाहे एक लाइन का ही सही पर कंक्लूजन लिखना है। उसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को एक सेंस ऑफ क्लोजर मिल जाता है, उसको ये समझ में आता है कि यार इसने बात पूरी कर ली है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसके दिमाग में घूम सकता है शायद और कुछ भी लिखना चाहता था, किसी मजबूरी के कारण नहीं लिख पाया, वक्त की कमी के कारण नहीं लिख पाया, व्हाटएवर। तो इसलिए एक लाइन का ही सही पर कंक्लूजन लिखिएगा। अब क्या लिखें कंक्लूजन में, तो ये सवाल पर डिपेंड करता है यार। जैसे अगर सवाल में कोई समस्या दे रखी है कि भाई सवाल में पूछा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं बता भी रहा हूँ, तो आप कंक्लूजन में ना 1-2 लाइन में उसका हल लिख दीजिए। ये एक थीम है, ऐसे अनंत थीम आपको बैठकर बनानी होगी कि यार इस प्रकार का सवाल आएगा तो मेरा कंक्लूजन ऐसा होगा, कि सवाल में समस्या दे रखी है तो मेरे कंक्लूजन में हल होगा, सवाल में इंपॉर्टेंस दे रखा है तो मेरे कंक्लूजन में आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो होगा। आपको ऐसा फ्रेमवर्क खुद बनाना होगा या फिर मुझसे मिलना होगा, राइट। जैसे उदाहरण, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एसोसिएटेड विथ अल नीनो, कि भाई अल नीनो में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इंट्रोडक्शन हमने देखा, बॉडी भी हमने देखी, कंक्लूजन में मैंने कुछ करंट इवेंट डाल दिया है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अल नीनो बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत ही इंटेंसली अब आएगा। एक और उदाहरण देखिए कंक्लूजन का, क्रिटिकली एग्जामिन इश्यूज इन अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भाई वित्तीय समावेश करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषा, आप बॉडी लिखिएगा कि भाई लोग पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं तो कोई सेविंग नहीं होती, बैंक के ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स हैं, XYZ 50 समस्याएं लिख दी। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, चूंकि सवाल में समस्याएं दे रखी है बताने को, उन्होंने हल पूछा नहीं है, लेकिन कंक्लूजन में 2 लाइन में हल लिख दीजिएगा कि भाई जनधन खाता खुलवाओ लोगों का, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी दो, या फिर यूपीआई में कैशबैक जैसी सुविधाओं को और बढ़ाओ जिससे कि जनता इंसेंटिवाइज हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ऐसे हल लिखने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है आंसर खत्म हो गया, एग्जामिनर को दूसरी बात समझ आती है कि भाई ये व्यक्ति सिर्फ एक बच्चे जैसे या फिर एक स्टूडेंट जैसे ही नहीं सोचता, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचता है कि इसको मैंने समस्याएं पूछी थी और इसने जाते जाते 2 हल भी बता दिए। इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ यू इन एग्जाम। ठीक, व्हाट डू यू लर्न। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। तो आप सोचेंगे यार ये सर ड्राइविंग अ कार और आंसर राइटिंग का क्या लेना देना। तो मेरा सवाल यह है कि आप कार चलाना कैसे सीखते हैं, इसी के साथ मैं अंत करूंगा। तो ये सवाल आता है क्लास में भी कि सर कहाँ आंसर राइटिंग सिखा रहे थे, आपने बढ़िया इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन बता दिया, जाते जाते ये कैसा सवाल है कि आप कार चलाना कैसे सीखते हैं। तो ये सवाल है, क्या आप कार चलाना किसी को यूट्यूब पर देखकर सीखते हैं कि यार उसने आज बढ़िया बता दिया, फर्स्ट गियर ऐसे लगाना है, सेकंड गियर ऐसे, और बस अब मैं सीख गया हूँ। नहीं, आप कार चलाना सीखते हैं
कार के स्टीयरिंग पर को पकड़कर सीट पर बैठकर। यूट्यूब से ना ही कोई कार चलाना सीखा है, ना ही यूट्यूब से कोई आंसर राइटिंग सीखा है। आंसर राइटिंग अगर सीखना है तो आपको कलम और कागज़ उठाकर लिखना होगा। जैसे कार चलाते वक्त पहला जो क्लच का रिलीज होता है बड़ा एब्रप्ट सा होता है और धक्के लगते हैं, ऐसा ही पहला आंसर लिखने पर होगा। धक्का सा लगेगा, यार इतना गंदा मैं लिखता हूँ, हाँ लेकिन धीरे धीरे ना आप उसे सीख जाएंगे। जैसे कार हर कोई सीख जाता है जो शुरू करता है, तो कार के स्टीयरिंग को पकड़कर बैठना है। आंसर राइटिंग यूट्यूब से नहीं सीखी जाती, आंसर राइटिंग लिख कर सीखी जाती है। तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव। दैट इज वाई आई गेव दिस लास्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू लर्न टू ड्राइव अ कार, नॉट ऑन यूट्यूब बट स्टार्टिंग टू ड्राइव अ कार। हाउ डू यू लर्न आंसर राइटिंग, नॉट ऑन यूट्यूब बट स्टार्टिंग टू राइट आंसर्स। जाने से पहले एक और बात, इस पर मैं बात कर लिया हूँ आप लोगों से। एक और बात कि उत्कर्ष हैज़ लॉन्च सम प्राइम फीचर्स ऑन इट्स ऐप, जो आप देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से यू गेट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ नोट्स एंड वेरियस अदर एडवांटेजेस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो आप प्राइम ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे एजुकेशनल बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आई होप ये पूरी जानकारी समरी से लेकर आंसर राइटिंग तक आपको फ़ायदा दी होगी। थैंक यू सो मच।